तो हेलो एवरीवन, मैं एसजी फिनसर्व पे बात करना चाहता हूँ। आज एक छोटी सी एनबीएफसी है, 2500 करोड़ का मार्केट कैप है। और बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कंपनी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग है, प्लस कंपनी हाई ग्रोथ फेज में है, प्लस वैल्यूएशंस ऑन द लोअर एंड। तो बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करता हूँ मैं। बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि कंपनी एमओयू साइन करती है बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, जैसे कि अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, एपीएल अपोलो का खुद का ग्रुप, या फिर हैवेल्स, पॉलीकैब, या फिर जेएसडब्ल्यू, ऐसी कंपनीज के साथ ये लोग एमओयू साइन करते हैं कि ये इनके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करा देंगे। मान लो कि मैं पॉलीकैब का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, तो मैं एसजी फिनसर्व के पास जाऊँगा कि भाई मुझे सामान खरीदना है, इन्वेंट्री खरीदनी है। आप एसजी फिनसर्व वाले क्या करेंगे, एसजी फिनसर्व पॉलीकैब को पैसे भेज देंगे और पॉलीकैब मुझे इन्वेंट्री भेज देगा। अब मैं इन्वेंट्री बेच के जो मेरे पास पैसे आएंगे उससे मैं अपना लोन चुका दूंगा। अब अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो पॉलीकैब क्या करेगा, जो इन्वेंट्री उन्होंने फंड करी थी उस पर उनका चार्ज रहता है, प्लस जो रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं उस इन्वेंट्री के सेल होने से, जो उन्होंने फंड करी थी, उस पर भी उनका चार्ज रहता है। तो अगर मैं कल जाके बोलता हूँ एसजी फिनसर्व को कि भाई मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो एसजी फिनसर्व वो इन्वेंट्री लिक्विडेट करके अपने पैसे रिकवर कर लेगा। एसजी फिनसर्व अपने पैसे रिकवर कर लेगा, और या फिर जो रिसीवेबल्स जनरेट हुए हैं वो डायरेक्टली मेरे जाके रिटेलर्स से पैसे ले लेगा मेरे बिहाफ पे, क्योंकि उनके पास लीगल राइट है ड्यू टू द चार्ज क्रिएटेड ऑन द रिसीवेबल्स। ठीक है। अब इसके अलावा भी एक स्टॉप सप्लाई का भी अरेंजमेंट है, इन्होंने रखा है जो एमओयू साइन करते हैं बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स के साथ, कि अगर मैं कल जाके बोलता हूँ एसजी फिनसर्व को कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं अपना लोन रिपे नहीं कर पाऊंगा, तो एसजी फिनसर्व के एमओयू के अकॉर्डिंग जो बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं वो अब मुझे सप्लाई नहीं करेंगे। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मेरे लिए इससे ख़राब बात क्या हो सकती है? अगर मैं पॉलीकैब का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरा घर पूरा पॉलीकैब से चल रहा है, और अगर कल पॉलीकैब मुझे सप्लाई करना बंद कर देगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? तो सबसे पहले मैं जाके प्रायोरिटी बेसिस पे एसजी फिनसर्व को पैसे दूंगा। ठीक है। अब दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से इनके एनपीएज नील हैं। दे हैव अ जीएनपी ऑफ 0। ठीक है। एक 11 लाख का कुछ हुआ था आई थिंक अराउंड Q2 में, पर उन्होंने डायरेक्ट राइट ऑफ कर दिया। इतना कुछ छोटा सा अमाउंट था उनके लिए, एक कंजर्वेटिव वे में उन्होंने सीधा राइट ऑफ ही कर दिया उसको। इसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सिर्फ 55 लोगों की टीम है इनकी, 55, जो अभी आई थिंक 2300 करोड़ का AUM इन्होंने बना रखा है, उसको मैनेज कर रही है। लीन टीम है, लो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, टेक ड्रिवन कंपनी है, सो दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ FY25 में कंपनी के साथ क्या हुआ था, तो आप देखोगे कि इनके साथ बैंक एक रेगुलेटरी हर्डल आई थी कि बैंक्स के साथ फाइनेंसिंग में कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से इनको इनकी बुक ट्रिम डाउन करनी पड़ी थी। तो इनकी पीक बुक थी शायद 1900 करोड़ के आसपास थी, और Q2 के एंड में इनकी बुक 736 के आसपास कुछ कर दी गई थी, 736 करोड़ की, क्योंकि फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, बैंक्स के साथ इनके कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो वहाँ से Q2 में इनके प्रमोटर ने इनको लो कॉस्ट डेट दिया, वहाँ से इन्होंने कंपनी रन करी, और बैंक के साथ इनके डेलिब्रेशंस चालू थे। और Q4 में फिर एवरीथिंग गॉट गुड विद द बैंक्स, और Q4 में जितनी भी ग्रोथ फंड करी है वो बैंक से जो पैसे उठाए थे, जो लोन लिया था उससे फंड करी है। एक NBFC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पहले लोन लेते हैं बैंक्स वगैरह से, या फिर NCDs से, या फिर कमर्शियल पेपर्स से, फिर जाके वो आगे लेंड कर पाते हैं। अगर मैं लोन ले ही नहीं पा रहा हूँ एज एन NBFC, तो मैं आगे लेंड क्या करूँगा? तो वो एक इशू हुआ था उनके साथ, जिसकी वजह से उनको बुक ट्रिम डाउन करनी पड़ी थी। पर आप देखोगे कि Q2 के एंड में उनकी बुक 750-800 करोड़ की थी, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर बुक इनकी 2300 करोड़ के आसपास थी। तो ऑलमोस्ट 3x कर दी बुक ने वहाँ से। तो वहाँ से इनके बिजनेस मॉडल का रेजिलियंस हमको समझ आता है कि देयर इज सम रेजिलियंस इन द बिजनेस मॉडल। और आगे का इन्होंने गाइडेंस जो दिया FY26 के लिए 4000 करोड़ का, और FY27 के लिए 6000 करोड़ का, तो आप देखोगे कि अगर FY25 और FY26 देखूं तो अराउंड 60% प्लस का ग्रोथ बनता है, और FY26 के बाद FY27 देखूं तो अराउंड 50% का ग्रोथ बनता है, विच इज़ गुड नंबर्स फॉर NBFC ट्रेडिंग एट 2.6 का PB। ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका करंट ROE आई थिंक 9% के आसपास है, और आगे का इन्होंने जो गाइड किया है कि ये जो भी ग्रोथ करेंगे 18% का ROE रख के करना चाहते हैं।
तो हमको यहाँ से ROE एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। और हमें पता है भाई, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको एक एब्सोल्यूट नंबर नहीं देखना है ROE का। मान लो कि आप देख रहे हो कि एक कंपनी का ROE 9% है और एक कंपनी का ROE 25% है, तो आप प्रेफर करोगे कि ROE 25% वाली प्रेफर करूँ मैं। पर आप ये देखो कि जो कंपनी 9% का ROE है जिसका, वो कहाँ से आया है, क्या वो 12 से 9 हुआ है या 3 से 9 हुआ है। आप देखोगे अगर जो कंपनी है, अगर उसका ROE 3% से 9% हो रहा है तो वो स्टॉक आपके लिए पैसा बनाएगा। पर अगर वहीं ROE दूसरी कंपनी का आप देखोगे 25% वाली जो ROE है, अगर उसका ROE 30% था, 32% था, वहाँ से 25 हुआ है और नीचे जाएगा फ्यूचर में, तो फिर आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा उस स्टॉक में आगे जाके। तो हमें ट्रैजेक्टरी देखनी है ROE के। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ROE एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में जाने वाला है अगर मैनेजमेंट डिलीवर करती है। तो मैनेजमेंट में क्या बोला है कि जैसे ही आने वाले साल में ऑलमोस्ट 1600 करोड़ अपने AUM में ऐड करना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट 400 करोड़ पर क्वार्टर का रन रेट बनता है AUM का। तो फॉर एवरी 400 करोड़ दैट दे विल ऐड, बॉटम लाइन में 10-12 करोड़ और ऐड हो जाएगा। आई थिंक 25 करोड़ का रन रेट चल रहा है अभी पैट का। तो जब भी 400 करोड़ ऐड करेगी कंपनी AUM में, तो पैट में 10 करोड़ 25 करोड़ पे और ऐड हो जाएंगे। आई थिंक सो 25 + 10 35 40 करोड़ का कुछ होता है। तो FY26 के लिए इनका पैट गाइडेंस हो गया अराउंड 160 करोड़ का। ठीक है, फिर की रिस्क अगर मुझे कुछ लगता है कंपनी में, तो वो आई थिंक ये है कि इनका जो ग्रुप डिपेंडेंस है, जो APL अपोलो के प्रमोटर्स हैं इनके, तो इनका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस वहीं से आता था पहले तो, पर अभी वो कम होके 40% से नीचे चला गया है और शायद फ्यूचर में और भी चला जाएगा कम। अराउंड 20-22% का हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, ये उनका टारगेट है। बट दैट इज़ अ की रिस्क, क्योंकि डिपेंडेंसी ज़्यादा है उनके APL अपोलो ग्रुप पे। आप देखोगे कि जब भी ये बैंक फाइनेंसिंग का इशू हुआ पिछले साल, तब भी उन्होंने अपने प्रमोटर से एक लो कॉस्ट पे डेट उठाया था। बट चलता है, बिजनेस में होता रहता है ऊपर नीचे। और ठीक है, दैट्स इट। प्लीज़, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये देख के आप इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि मैं आपको नहीं पता कि मैं इन्वेस्टेड हूँ या नहीं हूँ या क्या है। अगर मैं इन्वेस्टेड हूँ भी तो आप मुझे देख के इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सुबह बेच के निकल जाऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ओनली इन्वेस्ट बिकॉज यू अंडरस्टैंड द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, थैंक यू।